हेलो नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को एसएसटी अर्थात सोशल साइंस के टॉप लेवल के क्वेश्चन आप सभी को कराने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं वे सभी क्वेश्चन पूरे सिलेबस के हर टॉपिक को ख़त्म करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो सभी क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन सभी टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, ताकि आपको ये भी पता चल सके पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, किस प्रकार से सोल्व करना है। तो सारी जानकारी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन में मैंने PYQ भी डाल दिए हैं, न्यू क्वेश्चन अपडेटेड क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, ताकि हर प्रकार का कंटेंट आपको मिल सके। जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उन क्वेश्चन से जो भी इम्पोर्टेंट अलग से जो जुड़ी हुई जानकारी होती है ना, उसी क्वेश्चन से जहाँ से एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन दूसरा प्रकार से बना लेता है, तो वो इम्पोर्टेंट जानकारी होती है वो भी मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको बता करके चलूँगा, ताकि आपका कंसेप्ट हर चीज़ क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए। चीज़ों को बार बार दोहराने से ही आपका रिवीजन होगा। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह गोदीवाड़ा नगर कौन सा था? विच वाज द मेजर पोर्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। तो मैंने कई बार आपको बताया है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता में आपका या सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह गोदीवाड़ा किसको बोलते हैं? लोथल को बोलते हैं। लोथल आपका कहाँ पर पड़ता है? यह आपके गुजरात राज्य में पड़ता है, जो कि एक महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जिसको गोदीवाड़ा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जितने भी आपके हड़प्पा के स्थल दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से मिलान वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। कौन सा किस जगह पर स्थित है या किस नदी के किनारे स्थित है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो लोथल मैंने करेक्ट आंसर आपको बताया। लोथल आपके गुजरात में है, किस नदी के किनारे है? तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है। राखीगढ़ी कहाँ पर पड़ता है? राखीगढ़ी HR अर्थात हरियाणा राज्य में है। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा आपके राजस्थान में पड़ता है। हड़प्पा ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना, ये पाकिस्तान में है, ये बात ख्याल कर लेना, ठीक। तो ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। क्वेश्चन दूसरा यहाँ पर कहता है चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज द हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, ठीक है ना। तो किसके शासनकाल में की गई थी? कनिष्क था उस दौरान, अशोक था, अजात शत्रु था या कालाशोक था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो चौथी जो अंतिम बौद्ध संगीति थी वो कनिष्क के टाइम में की गई थी। कनिष्क उस टाइम राजा था। और चौथी ही बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, जो बौद्ध धर्म था दो पार्ट में आपका डिवाइड हो गया था। एक आपका महायान, यहाँ पर लिख देता हूँ, एक महायान, दूसरा आपका हीनयान। दो पार्ट में आपका कब डिवाइड हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? ये आपके कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कहाँ पर? कश्मीर के कुंडल वन में है चौथी बौद्ध संगीति, कनिष्क के टाइम में आपकी हुई थी। ये बात इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक। चलिए मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, है ना, किसने पढ़ा? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक बोलते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को। जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा डी विकल्प, जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था इसने? बात थी 1838 की। इसने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, 1838 में पढ़ा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी? 1504 में की थी। कब? 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी आगरा शहर की स्थापना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्जाम 6 सितंबर को होने वाला है। उसके लिए एक बेहतरीन किताब आपको बताने वाला हूं। किताब आपकी न्यू अपडेटेड आ चुकी है, सेकेंड एडिशन। इस किताब में आप लोगों को 25 टॉपिक वाइज सीटेट के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं 2011 से 26 तक के, उन सभी क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आपको इस किताब में मिलने वाला है। किताब 6 to 8 शिक्षकों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इस किताब की अगर मैं बात करूं, इस किताब में आप लोगों को 3750 MCQ भी मिल जाएंगे। 80 टॉपिक्स का निचोड़ आपको मिलेगा। यहाँ पर सभी पार्ट्स आपके इंक्लूड किए गए हैं।
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपको मिलेगी। सोशल साइंस के 38 टॉपिक, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। आइए मैं आपको विस्तार से यहाँ पर बताता हूँ। सिलेबस के अनुसार जितने भी आपके टॉपिक दिए गए हैं उन सभी टॉपिक्स के पूछे गए क्वेश्चन आपको इस किताब में मिलने वाले हैं। हर पार्ट के, सोशल साइंस के भी आपको मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश सभी के मिलेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूँ, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट का है, ये क्वेश्चन आपके दिसंबर 2024 में पूछा गया था, है ना, और आपकी परीक्षा इससे पहले फरवरी 2026 में हुई थी। तो न्यू अपडेटेड किताब में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। इसमें सॉल्यूशन आपको यहाँ पर कैसा दिया गया है, एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर दिया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस किताब के साथ आप लोग पेपर 1 की भी तैयारी कर रहे हो वो भी आप लोग ले सकते हैं, है ना। और ये किताब आपको दोनों ही भाषाओं में मिल जाएंगी, हिंदी व इंग्लिश दोनों में। तो आप लोग ये सब कुछ ले सकते हैं, पेपर 1 वाले भी ले सकते हैं, सेकंड वाले भी ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ले सकते हैं। लेना कैसे है, इस किताब को आपको दिशा पब्लिकेशंस की वेबसाइट से खरीद लेनी है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग करंट 5 कोड को यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। वेबसाइट से किताब खरीदोगे तो आपको सस्ती पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप लोग इस किताब को लेकर के तैयारी कर सकते हैं, ठीक। और आगरा की अगर फतेहपुर सीकरी की बात की जाए, है ना, तो आगरे के लाल किला की बात की जाए तो अकबर का नाम आता है। आगरा आपका यमुना नदी के किनारे है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। शाहजहां की बात करें तो स्थापत्य कला इसी के काल में बहुत आपकी बड़ी, दिल्ली का लाल किला बनवा दिया इसी ने, है ना। और आगरा का जो ताजमहल है मुमताज़ की याद में इसी ने ही बनाया था, शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करवाया था। इसने तुर्कान ए चहल गानी का निर्माण कराया था, 40 दलों का संगठन करवाया था, ठीक। राइट आंसर आपका बी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? डलहौजी ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, किसने किया था बताइए? स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट वाला जो सेटलमेंट था ना, ये आपका लागू किस क्षेत्र में किया गया था और इसको किस वर्ष में लागू किया गया था? क्षेत्र किया था, व्यक्ति का कौन था, जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? ये सारी बातें कहीं ना कहीं पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो जवाब आपका यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में, कब बात थी आपकी, कब की बात है आपकी, तारीख क्या है? 1793, वर्ष क्या है? 1793 में इसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। इसमें कर वसूलने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो जमींदारों को दी गई थी, है ना। जमींदार बोल लो, तालुकदार बोल लो, राजा बोल लो, है ना, ये भी आपको ऑप्शन में दिख सकता है। जमींदार या राजा या तालुकदार को इसमें जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि तुम लोग कर वसूल के हम अंग्रेजों को दोगे। तो ये बात इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इसी में आपका सूर्यास्त विधि भी काम करती थी। सूरज ढलने से पहले कोई कर नहीं चुका पाता था तो उनकी ज़मीनें जो थी वो नीलाम कर दी जाती थी। ये भी बात इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक। और ये किस क्षेत्र में लागू की गई थी वो तो मैं बताना भूल गया आपको। ये आपकी बिहार, बंगाल, उड़ीसा में, कहाँ पर? बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में आपकी लागू की गई थी, ठीक। ये बात इंपॉर्टेंट थी पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है, क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। यह नारा किसने दिया था? यह नारा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, ठीक है ना। मैं अलग से आपको जानकारी अतिरिक्त इसलिए बता रहा हूँ, कल को पेपर में आपको वही सब कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि सिलेबस तो आपका उतना ही निर्धारित है, उसी में से आएगा। तो वही मैं जानकारी आपको बता रहा हूँ। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का यह नारा आपका हो जाएगा। पहला ही विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? तो लाठी लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। बिपिन चंद्र पाल ये कहाँ से थे? ये बंगाल के हैं। बिपिन चंद्र पाल बंगाल के हैं। भगत सिंह को सब जानते हैं, 23 मार्च 1931 की बात है, शहीद हो जाते हैं, ठीक। अगला देखो क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है? क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लिया करो, पता चले आप लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ पर टिक कर दिए, जो कि गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे लिखा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व्यक्ति होना चाहिए। अगर प्रथम भारतीय ना होता तो हम लोग लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ पर टिक करे होते, लेकिन प्रथम भारतीय की बात की गई है तो आपके सी राज गोपालाचारी यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे।
पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर चाचा नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, है ना, राष्ट्रपति। ठीक, ये बातें आपको पता होंगी, नहीं पता है तो पता हो जाएंगी, आपको परेशान नहीं होना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? यहाँ से वाइमर अर्थात आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये जर्मनी से लिया गया है। कनाडा से अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत आप लोग कह सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? वो कनाडा से ली गई हैं। समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत, छुआछूत से संबंधित आपका अनुच्छेद 17 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। 14 आपका समानता से रिलेटेड है, विधि के समक्ष समानता। 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, यहाँ पर आपका आ जाएगा, है ना, 19 वाला। 21 में जीवन का अधिकार स्वतंत्रता है आपकी, जिसमें पानी का अधिकार, हवा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब कुछ आपके 21 में आता है। राइट आंसर ए विकल्प यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति आपको बनना है तो आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, ये बात करेक्ट आपकी हो जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष, सांसद बनने के लिए या लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। आपको ग्राम प्रधान बनना है या नगर पालिका का चुनाव लड़ना है तो आपकी 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ये भी बातें इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है, क्या कहता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो यह आपका संशोधन था 61वें संशोधन के तहत, है ना, 21 से घटा करके 18 कर दी गई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें बहुत सारे बदलाव आपके किए गए थे। अखंडता, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी जैसे शब्द आपके संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक, अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन थे? जैसे ही भारत अपना आज़ाद हुआ था उस दौरान भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया आपके कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे। करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 2 मेंबर्स, 10 मेंबर्स, 15 या 12? 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। 12 मेंबर्स को मनोनीत किया जाता है। ठीक, अगला देखो, क्वेश्चन कहता है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र है। कौन सा? शुक्र यहाँ पर सबसे चमकीला हो जाएगा। शुक्र वही ग्रह जिसे भोर का तारा भी बोलते हैं। क्या बोलते? भोर का तारा बोलते हैं। सांझ का तारा इसी को ही बोला जाता है। चमकीला ग्रह भी इसी को ही बोला जाता है। पृथ्वी की बहन भी इसी को ही बोला जाता है। पृथ्वी की बहन इसी को ही बोला जाता है क्योंकि पृथ्वी के समान इसका आकार है। रही बात बुध की, बुध जो है ना मरकरी 88 दिनों में सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेता है। सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा है? सूर्य के सबसे पास या निकटतम कौन सा? सूर्य के निकट कौन सा हो जाएगा? बुध आपका हो जाएगा। बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। यह गैसीय ग्रह है ना, तरल पदार्थों गैसों से निर्मित है। बाह्य ग्रह है। बड़े ग्रह या बाह्य ग्रह भी इसको बोलते हैं। ठीक, मंगल, ठीक, मंगल के बारे में, मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं। भारत का मंगल मिशन आपको पता है 2013 वाला, जो कि 2014 में आपका पूर्ण हुआ था। ठीक, मंगल मिशन। अगला देख लो क्वेश्चन, यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अब अरब सागर में गिरती है, देखो यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी हो जाएगी इस साइड में, ठीक, और इस साइड में आपका अरब का सागर हो जाएगा। तो इस साइड में नदी गिरती है, गंगा आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है?
जो पश्चिम की तरफ बहेगी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी आपकी कहाँ पर गिरेंगी? अरब सागर में ही गिरेंगी। जैसे नर्मदा है, तापी है, ठीक, नर्मदा जो कि पश्चिम की तरफ बहने वाली आपकी नदी हो जाएगी। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। सतपुड़ा रेंज से यह आपकी निकलती हुई आती है। ये एक भ्रंश घाटी से बहती हुई नदी है, भ्रंश घाटी की नदी है। कैसी नदी? भ्रंश घाटी की नदी है, ठीक है ना। और गोदावरी जो है ना, इसको दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। गोदावरी आपके नासिक से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। अगला देख लो, क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया? अनाईमुड़ी, दोदाबेटा, महेंद्रगिरी, कलसुबाई। तो अनाईमुड़ी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, अनाईमुड़ी। अगला देखो, स्वर्णिम तंतु, गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जानते हैं? व्हाट इज द नाउन एज गोल्डन फाइबर? तो गोल्डन फाइबर बोलते हैं, किसको बोलते हैं? कपास को बोलते हैं, रेशम सिल्क को, चाय टी, जूट। तो जूट को सुनहरा रेशा बोलते हैं या गोल्डन रेशा भी बोलते हैं, ठीक। तो जूट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। कपास को सफ़ेद सोना भी बोला जाता है, ये बात आपको पता होगी, शायद हमने आपको बताई हो। सफ़ेद सोना किसको बोलते हैं? कपास को सफ़ेद सोना बोलते हैं, ठीक। अगला देखो, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 आपका यहाँ पर हो जाएगा सबसे बड़ा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? NH-44, ठीक। अगला, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा? ट्रेंच कौन सा सबसे गहरा? विच इज द डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच इन द वर्ल्ड? कौन सा हो जाएगा? मेरियाना ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, प्यूर्टो ट्रेंच, कौन सा होगा? मैंने कई बार आपको बताया, कमेंट बॉक्स में हो सके तो आंसर आप लोग बता देना इसका। मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ, उस महासागर का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन उत्तर आपको बताना पड़ेगा। प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में आपका गहरा गर्त है, दुनिया का सबसे गहरा गर्त। उस गर्त को बच्चा बच्चा जानता है, ठीक। तो आपको राइट आंसर ये मैंने बहुत बार आपको बताया है, ऐसी बात नहीं कि नहीं बताया है। तो कमेंट बॉक्स में बता देना आप इसको, ठीक है ना। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश है ना। उत्तर प्रदेश जो राज्य है ना, ये सर्वाधिक सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से करता है? 8 राज्यों से करता है, प्लस 1 केंद्र शासित राज्य दिल्ली से अपनी सीमा साझा यह करता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। कुल कितने हो गए? तो कुल 9 राज्यों से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या कहता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, ये जिम कॉर्बेट था। कौन सा? जिम कॉर्बेट था, है ना, जिम कॉर्बेट। अब वर्तमान में जिम कॉर्बेट का नाम रामगंगा कर दिया गया, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, क्योंकि रामगंगा नदी के किनारे है और ये आपके उत्तराखंड में है, ठीक है ना। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका जिम कॉर्बेट हो जाएगा, ठीक। काजीरंगा कहाँ पर है? काजीरंगा आपके असम में है, एक सींग वाले गैंडा के लिए आपका फेमस है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका MP मध्य प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपके गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, छोटी छोटी बात अक्सर पेपर में आया करती है, कई लोग बड़े के चक्कर में गलत कर देते हैं। श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? वो है ना, व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू सफ़ेद क्रांति, दूध से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड हो जाएगी। देखो, इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। बात है आपकी 1970 के दशक की,
तब इसकी शुरुआत आपकी हुई थी। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसको? वर्गीज कुरियन। ये भी पेपर में आपसे पूछा जा चुका है कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। हरी क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक, अगला 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? विच गैस लीक्ड इन द 1984 भोपाल गैस त्रासदी, ट्रेजेडी बोल सकते हैं। तो मैंने ये भी बताया मिथाइल आइसोसोनाइट गैस। कौन? मिथाइल आइसोसोनाइट गैस का रिसाव हुआ था, विदेशी कंपनी थी। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात भारत के किस राज्य का है? तो केरला का हो जाएगा, यहाँ पर केरला का हो जाएगा। ठीक, और उत्तर प्रदेश की बात की जाए, यूपी का कौन सा जिला है जहाँ की सबसे कम लिंगानुपात है या सर्वाधिक लिंगानुपात है? सर्वाधिक बलरामपुर का है और सबसे कम आपका बागपत का है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज मेनली रिलेटेड टू, मुख्यतः किससे संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है डायरेक्ट पर्यावरण से संबंधित होना। तो भारत में अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करी जाए मुख्य तौर पे तो कृषि से संबंधित गतिविधियों से संबंधित आपका हो जाएगा। देखो आपके अब तो 5 क्षेत्र बता दिए गए हैं इकोनॉमिक में। मुख्य तौर पे अगर प्राथमिक पूछा जाए जो डायरेक्ट पर्यावरण से जुड़ा हुआ हो, इसके अंतर्गत आपका प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आएगा आपका बता दूं आपको। कृषि आपकी आ जाएगी, खनन आपका आ जाएगा, है ना, और क्या आ जाएगा? कृषि, खनन, पशुपालन, इसी में ही आपका आता है। जो डायरेक्ट पर्यावरण पर जो क्रियाएं सम्मिलित हैं, डायरेक्ट खेती करना, खनन करना, पशुपालन करना, आखेट करना, शिकार करना, कुछ भी करना, मतलब डायरेक्ट कोई काम करना पर्यावरण से, वो आपकी प्राथमिक हो जाएगी। जब यही काम इसमें थोड़ा मतलब कि बदलाव आ जाए, परिवर्तित काम को कर दिया जाए, तो वो द्वितीयक में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, गन्ना है ना आपका, गन्ना तो आपका प्राथमिक हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र का, क्योंकि गन्ना एक फसल है, खेती में की जाती है, डायरेक्ट की जाती है, बात करेक्ट है आपकी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कह दूँ गन्ना से भाई चीनी बन गई, क्या बन गई? चीनी बन गई। और कपास से क्या बन गया? कपास से आपके सूती वस्त्र बन गए, वस्त्र आपकी द्वितीयक हो जाएगी, चीनी आपकी द्वितीयक हो जाएगी, कपास आपका पहला हो जाएगा, गन्ना आपका पहला अर्थात प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। अब चीनी को ले जाने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल, परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये सब कुछ आपका सेवा क्षेत्र अर्थात तृतीयक क्षेत्र में आता है। ठीक, ये बाद में मैं किसी दिन आपको बता दूंगा, लेकिन विकल्प की मैं बात कर लूँ एक बार, ये तो आपका पहला हो गया। विनिर्माण आपका सेकेंड में आ जाएगा। ठीक, बैंकिंग सेवाएं आपकी थर्ड में आ जाएंगी, परिवहन भी आपका थर्ड में ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन यहाँ पर कहता क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू इज ए फेमस फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा। असम का है बिहू। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी क्वेश्चन का जवाब। अगला कहता है, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, एसएसटी पेडागोजी का। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 व्हाट शुड बी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग सोशल साइंस? क्या मुख्य उद्देश्य सोशल साइंस का? छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना। ये अच्छे अंक दिलाना ये एक नेगेटिव में आता ही, हमेशा आपके गलत होते हैं। स्कूली ज्ञान को बाहर जीवन से जोड़ना, ये तो बात करेक्ट आपकी लग रही है। कठिन शब्दावली रटवाना, ये रट्टा मराना बहुत गलत काम है। केवल आ जाए तो वो गलत है, केवल ऐतिहासिक तथ्यों को याद कराओगे बच्चों को, नहीं कराओगे, बोझ बनोगे क्या बच्चों के ऊपर,
नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। स्कूली ज्ञान तो देना ही है, उसी के साथ सामाजिक ज्ञान, बाहर का ज्ञान, पर्यावरण का ज्ञान, मतलब कि भौतिक जगत का भी ज्ञान आपको बच्चों को देना पड़ेगा। ये है आपके एनसीएफ में शामिल। अगला देखो, तब आपको समझ में आएगा। कोई पेडागोजी के क्वेश्चन कोई तोप नहीं होते हैं जो आप कर ना पाओ, केवल आप अगर समझ गए तो कर लोगे। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग का मुख्य उपयोग किया जाता है शिक्षक प्रशिक्षण, कौशल विकास, कक्षा में कमजोर छात्रों को पढ़ाने में, छात्रों के मूल्यांकन में, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में। देखो, सूक्ष्म शिक्षण जो किया जाता है, माइक्रो टीचिंग जो की जाती है, ये शिक्षक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास में, टीचर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो आपके ऋग्वेद से गायत्री मंत्र आपका लिया गया है। अगला देखो, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये भी पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य चाणक्य की सहायता से इसने मगध की गद्दी प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था, किसको पराजित किया था, किसको पराजित करके यह गद्दी पर बैठा था। उस पराजित होने वाले राजा का नाम कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है। ठीक, अगला देखो, अगला यहाँ पर कहता है चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग, मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी, यहाँ पर हा दिया है तो हर्षवर्धन कर देना, क्योंकि लोग दो चीनी यात्रियों में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो हर्षवर्धन का जो चीनी यात्री था वो था आपका ह्वेनसांग, एक दूसरा चीनी यात्री आपका फायान, क्योंकि यही दोनों में कन्फ्यूज़न है आपको। फायान जो था ना, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था। कौन? फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में आया था। हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग की किताब मैं आपको बताऊं, इसकी किताब जो बुक इसने लिखी थी वो है सीयूकी, इसकी किताब का नाम हो जाएगा। और कनिष्क के दरबार में कौन से वैद्य रहा करते थे? चरक, जिनकी किताब चरक संहिता, ये कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन रहा करता था? हरिसेन। हरिसेन एक कवि था, लेखक था, जिसने प्रयाग प्रस्तुति की रचना की। किसकी रचना की? प्रयाग प्रस्तुति की रचना की। ये भी पेपर में आता है। प्रयाग प्रस्तुति की जो रचना की गई थी प्रशंसा में, प्रस्तुति का मतलब होता है प्रशंसा में, तो यह रचना आपकी संस्कृत भाषा में की गई थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में आपकी की गई थी। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? किसने पूरा करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, वलमन, अलाउद्दीन खलजी। कौन सा होगा करेक्ट आंसर? देखो, कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो तो आपके ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन निर्माण पूरा किसने कराया? तो पूरा कराने की बात कही गई है, तो पूरा आपके इल्तुतमिश ने करवाया। किसने? इल्तुतमिश ने करवाया था। यहाँ पर इन शासकों से जुड़ी बात, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का या 2.5 दिन का, कहीं कहीं पर 2.5 लिखा रहता है, कहीं कहीं पर 2.5 लिखा रहता है। 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी कि 2.5 दिन में तैयार हुआ था झोपड़ा, इसीलिए इसका नाम आपका है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक, ये अजमेर में है, पेपर में आ चुका क्वेश्चन। ये कहाँ पर है? अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक, और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने 40 दलों का एक संगठन भी बनाया था, जिसको तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता था। बलवन जो था ना, इसके शासनकाल की 2 व्यवस्थाएं इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसने तुर्कान ए चहलगानी का नष्ट कर दिया, वो बात अलग हो गई, और इसके शासनकाल में सिजदा पैबोस प्रथा चला करती थी। सिजदा और पैबोस, ये क्या थी? पैबोस क्या थी, सिजदा क्या थी? ये भी पेपर में आ सकता है। सिजदा पैबोस की प्रथा का मतलब था, कोई भी अगर बलवन के सामने आएगा दरबार में, उसको झुक कर के नमस्कार तो करेगा, उसके साथ बलवन के जो पैर होंगे, चरण होंगे, उनको चूमना पड़ेगा, तो चूम के प्रणाम करना पड़ेगा। ये था सिजदा पैबोस की प्रथा, ये बलवन के टाइम की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। कहाँ पर? रायगढ़ में हुआ था।
कब हुआ था? 1674 में हुआ था क्या? 1674 में आपका हुआ था। ए विकल्प करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी क्या? इसको करेक्ट मानोगे? नहीं, इन्होंने तो आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में इन्होंने की थी। ठीक, राजा राम मोहन राय ने 1828 में, कब? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक, और स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? इन्होंने रामकृष्ण मिशन की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1897 में की थी ना? हाँ, 1897 में की थी। करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक, और ईश्वरचंद विद्यासागर, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह आपके करवाए थे, इसके लिए जाने जाते हैं। अगला देखो, क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी का अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ये पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। विधि के समक्ष समानता, ऊपर के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, है ना? तो आपका विधि के समक्ष समानता आपके अनुच्छेद 14 से संबंधित हो जाएगी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य तो आपके 11 हैं। 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला देखो, संसद के दोनों सत्रों के बीच की अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो महज 6 महीनों का आपका अंतर हो सकता है, 6 मंथ। किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, क्या लिखा है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री या मंत्री की, जो जितने भी मंत्री नियुक्त किए जाते हैं वो राज्यपाल के ही द्वारा किए जाते हैं, है ना? राज्य का राज्यपाल करता है, गवर्नर ऑफ स्टेट। सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और केंद्र में जितने भी आपके मंत्री होते हैं, है ना, प्रधानमंत्री है और अन्य भी हैं, है ना, उनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और उसी प्रकार राज्य का राज्यपाल करता है। भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है भारत का, और राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल है। ये भी बात आपको पता होगी। अगला देखो, मौलिक अधिकारों के हनन पर रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? तो दोनों के पास है आपका। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है आपका मौलिक अधिकारों के हनन होने पर रिट जारी करने का अधिकार। अगला कहता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 ईयर्स का होता है। नहीं पता आपको? 5 वर्ष का होता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल, या प्रधान करके पूछ ले, ठीक, तो भी आपको 5 वर्ष ही करना है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द अर्थ? आपकी किताब SCERT में दिया गया है 8 मिनट 19 सेकेंड का टाइम, लेकिन उत्तर आपका होगा 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक, 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम आपका लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। भारत का मानक समय IST किस देशांतर रेखा से निर्धारित है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइनेड बाई विच लॉन्गिट्यूड? क्या होगा जवाब? तो भारत का टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। किस नदी को दक्षिण की गंगा वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जानते हैं? ऊपर के क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया। सर्दियों में लौटते हुए मानसून उत्तर पूर्वी मानसून किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा करते हैं? लौटता हुआ मानसून सर्वाधिक वर्षा करता है सर्दियों के टाइम में आपके पूर्वी तट वाला इलाका, जैसे तमिलनाडु, चेन्नई, यहाँ पर करता है दक्षिण भारत में। तमिलनाडु यहाँ पर दिया गया है, तमिलनाडु क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक काफ़ी, का से कर्नाटक, ठीक है ना? तो यहाँ पर सर्वाधिक आपका काफ़ी या कहवा सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। प्रसिद्ध खारे पानी की चिल्का झील तो आपकी उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पर हो जाएगी?
उड़ीसा में हो जाएगी। सांबर झील कहाँ पर है? सांभर, ये झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। पुलिकट कहाँ पर है? केरल में है। और उड़ीसा क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि मानचित्र पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? समदाब रेखा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यहाँ पर वायुदाब का प्रयोग किया गया है। समताप यहाँ पर इसको नहीं बोलते हैं। समताप आपकी टेम्परेचर से रिलेटेड हो जाएगी, है ना। और समदाब इसको बोलते हैं। आइसोबार बोलते हैं, आइसोबार। ठीक। वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है? अब ओजोन परत जो है ना, ये हम लोगों को परावैंगनिक किरणों से बचाती है, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज से बचाती है। और ओजोन परत किस वायुमंडल की परत में पाई जाती है? तो सभी को पता होगा कि आपकी जो समताप मंडल है ना, क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल में ही आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, जो हमारी सुरक्षा करती है। जो सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती है उनको अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। लेकिन अब तो बहुत प्रदूषण के कारण आप लोग सब जानते हो। ठीक। आगे देखो, अर्थशास्त्र में जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी इन इकोनॉमिक्स व्हाट इज द, क्या होगा? इसको हिंदी में बोलते सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ पर लिखा है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला देखो, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का पदेन अध्यक्ष आपका कौन होता है? इसका अध्यक्ष आपके भारत के प्रधानमंत्री जी होते हैं। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या आपकी 9 होती है। प्रधानमंत्री को जोड़ करके इसमें 10 हो जाते हैं आपके। ठीक। और आपदा प्रबंधन का जो नोडल एजेंसी है ना, वो गृह मंत्रालय है। पूरा आपदा कुछ भी हो तो वो नोडल एजेंसी आपकी हो जाएगी गृह मंत्रालय। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम सिक्किम की हो जाएगी, है ना। सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है पोंगल किस राज्य का प्रमुख कृषि और फसल कटाई का त्योहार है? पोंगल आपके तमिलनाडु का हो जाएगा, तमिलनाडु का, है ना। अगला देखो, हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो आपकी होगी नहीं, आपकी होगी कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। सी विकल्प करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता पीली क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस उत्पादन से है? पीली क्रांति, तो पीली क्रांति आपकी तिलहन से इसका संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है पेडागोजी का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग इसको देख लो। क्वेश्चन क्या कहता है कि सामाजिक अध्ययन की कक्षा में ग्लोब का उपयोग मुख्य रूप से क्या पढ़ाने के लिए किया जाता है? यहाँ पर इस प्रकार से देखो, ग्लोब का उपयोग क्या पढ़ाने के लिए कक्षा में करते हो? इतिहास के लिए क्या ग्लोब दिखाओगे? नहीं यार, ये तो भूगोल के लिए होता है, ग्लोब काट दोगे आप लोग। ठीक। नागरिक के अधिकार की चर्चा क्या ग्लोब से करोगे? अर्थशास्त्र के सिद्धांत बताओगे? नहीं भैया, बताएंगे तो हम ग्लोब से अक्षांश देशांतर पृथ्वी के आकार को समझने के लिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आपको मिल सकते हैं। अगला देखो, यहाँ पर कहता है शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? देखो, ये प्रवेश के समय तो किया नहीं जाता, केवल आ गया गलत हो गया, सत्र के अंत में तो किया नहीं जाता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टाइम पीरियड में किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। अगला और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 ठीक 73वां संविधान संशोधन की बात अगर मैं करूं, ठीक है ना, इसमें भाग 9 जोड़ा गया और आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ेगी। कौन सी? 11वीं आपकी अनुसूची जोड़ेगी। और 11वीं अनुसूची में कितने भाग जोड़े गए? 29 भाग आपके जोड़े गए। और ये पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है, ठीक है ना। और बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर ये सब कुछ हुआ था 1957। और ये वाला जो आपका है ना पंचायती राज व्यवस्था, ये 73वां संविधान संशोधन भाग 9 जोड़ा गया। ये कब की बात है? 1992 की। 1992 का 73वां संविधान संशोधन
के तहत पार्ट 9 11वीं अनुसूची जिसमें 29 विषय आपके शामिल किए गए हैं। और 9A ये आपका नगर निकाय से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये आपके 74वें संविधान संशोधन में है 12वीं अनुसूची में। इसमें कुल 18 विषय आपके शामिल किए गए हैं। ठीक, तो मिलता हूं मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट से भर डालो। कमेंट बॉक्स से कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, अपने ज़िले का नाम, इलाके के नाम, किस लिए फेमस है, सब कुछ बता डालो, मैं भी जान लेता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिएगा, रिवीजन करते रहिए मौज मस्ती के साथ।